फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक काफी बड़े सफेद कमरे में घूम रहे होते हैं। इस कमरे में हर चीज ही सफेद रंग की। दरअसल इन दोनों पर एक डॉक्टर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसमें इन्हें लगातार 50 दिनों तक बगैर बाहर आए रहना था और अगर वो ऐसा कर लेते हैं, इन्हीं 50 दिन वहाँ रह लेते हैं, तो इनाम के तौर पर उन्हें 40 करोड़ दिए जाएं। लेकिन अगर उनमें से किसी ने भी हार मानी तो उन्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, मतलब कि कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। इन दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई नहीं रहेगा और ना ही किसी से बात कर सकते हैं, मिल सकते। इसके अलावा एंजॉय करने का भी इनके पास कोई जरिया नहीं होगा, जैसे टीवी या मोबाइल वगैरह। अब इस कमरे में आकर ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि पैसे कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ कपल में से लड़की, जिसका नाम केट होता है, कहती है कि मैं इन पैसों से, इन्हीं 40 करोड़ से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। तब उसका हस्बैंड कहता है मैं तो इन पैसों को पार्टीज वगैरह में उड़ाऊंगा, खूब मजे करूंगा, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि पैसों की तंगी तो कभी होगी ही नहीं। कुछ वक्त के बाद इन्हें एक रोबोट डिवाइस की आवाज आती है जो इन्हें यहाँ रहने के असूल बताने लगती है कि उन्हें यहाँ कैसे रहना है, किस किस चीज का ख्याल रखना है और क्या नहीं करना है, ये भी बताती है। इस कमरे में सिर्फ एक बेड, एक बेंच और एक आम सा बाथरूम था। इसके अलावा दीवार पर एक छोटी सी स्क्रीन भी लगी हुई थी जिसके अंदर भी इस कमरे में रहने के सारे असूल लिखे हुए थे, जिनमें से एक ये भी था कि एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ दीवार पर एक लाल बटन भी था जिसे दबाकर कोई भी इंसान हार मानकर यहाँ से बाहर जा सकता था। साथ ही स्क्रीन को दबाकर वो अपने लिए खाने पीने का सामान भी मंगवा सकते थे। इसके अलावा वहाँ एक काफी बड़ी घड़ी भी लगी हुई थी जिसमें उनकी 50 दिनों का टाइमर चल रहा था और यहाँ इनके लिए एक काफी बड़ा सा बॉक्स भी आता है जिसमें इनके रोजाना के खाने पीने का सामान था। रात होने पर कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती थी और सुबह होने पर जल भी जाती थी। वो रोबोट डिवाइस उन्हें हर बार ऐलान करके ये बताती रहती है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और सुबह हो रही है या शाम या फिर रात, जो बताने का मकसद ये था कि अब रात हो गई है, आप लोगों को आराम करना चाहिए। उन्हें यहाँ ये सहूलत भी दी गई थी कि वो अलार्म भी लगा सकती थी। केट का हस्बैंड माइक यहाँ ऐसे रहने लगता है जैसे उसकी छुट्टियाँ चल रही हों, इसीलिए हर रात वो देर से सोता था, जबकि केट तो अलार्म लगाती है ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके और अपनी रूटीन बनाए जिसके जरिए आसानी से 50 दिनों का ये टाइम गुजर जाए। अब वो लोग अपनी पहली रात इस कमरे में गुजारते हैं। सुबह होती है तो केट नहाने के लिए जाती है। वो शीशे में खुद को देखकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 50 दिन यहाँ गुजार कर इस चैलेंज, इस शर्त को जीतना है। नहाकर वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में डाल देती है। तब पहनने के लिए भी उन्हें सादे से कपड़े ही दिए जाते हैं, लेकिन वो रंगीन थे। तब वो लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए कहते हैं कि चलो शुक्र है, कम से कम हमें रंगीन कपड़े तो मिले। अब कुछ वक्त के बाद केट माइक से कहती है कि आखिर वो डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रही है, जिस पर माइक कहता है मुझे खुद इस बारे में नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमने 50 दिन यहाँ रहना है और अपना 40 करोड़ का इनाम पाना। अब वक्त गुजारने के लिए दोनों खुद को मसरूफ करने की कोशिश करते हैं। केट खुद को शांत और पुरसुकून रखने के लिए योगा करती है, जबकि माइक उस घड़ी जिस पर 50 दिनों का टाइमर चल रहा था उसे घूर घूर कर देख रहा था। बैठे बैठे ही वो अजीब तरह की बातें भी सोचने लगता है, जैसे कि यहाँ की दीवारों का रंग सफेद ही क्यों किया गया है। केट उसे बार बार समझाती है कि तुम इन चीजों को इतना मत सोचो और बार बार घड़ी को भी मत घूर के देखो, तुम बस यहाँ पर वक्त गुजारने और उसके बदले में मिलने वाले पैसों के बारे में सोचो। लेकिन ये करना उसके लिए मुश्किल था क्योंकि कुछ दिनों से वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था, जबकि केट तो रूटीन के मुताबिक सुबह से लेकर रात तक अपने सारे काम करती है और माइक का ध्यान घड़ी पर से हटाने के लिए उसे दौड़ लगाने का कहती है। जहाँ आप एक तरफ केट योगा कर रही थी तो माइक दौड़ लगा रहा था। इसके बाद टाइम गुजारने के लिए वो बच्चों वाले गेम्स खेलने लगते हैं और डांस भी करते हैं। फिर जैसे वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में डालते हैं तो उन्हें दोबारा से बिल्कुल वैसे ही कपड़े मिल जाते हैं। अब ऐसे करके इन्हें कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ फिर एक दिन माइक को उस कमरे में एक छोटा सा कीड़ा दिखता है। वो उससे बात करता है और उसे कुछ खिलाने का सोचता है, मगर जैसे वो मिल्क शेक की कुछ बूंदे जमीन पर डालता है तो रोबोट डिवाइस की आवाज आने लगती है जो कहती है कि ऐसा मत करो, ये खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए ही है। तब माइक यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है और वो उस डिवाइस से कहता है कि अच्छा, अगर हम खाना इसे नहीं दे सकते तो फिर मेरी एक बात मान लो, मैं लाल बटन दबा रहा हूँ ताकि ये बाहर जा सके क्योंकि ये यहाँ भूख से मर जाएगा। अब ये देख केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो वो रोबोट डिवाइस बार बार हमें मना करने के लिए नहीं आएगी, वो हमें मना करने के लिए चली गई है, तो मत करो ऐसे। जिस पर वो कहता है जो भी है, लेकिन मुझे इस कीड़े की फिक्र है, ये बेचारा इधर ही मर जाएगा वरना। इतना कहकर उस लाल बटन की तरफ जाने लगता है। उन दोनों की यहाँ बहस होने लगती है। केट कहती है कि बटन दबाने पर हम इस चैलेंज को हार जाएंगे और फिर खाली हाथी हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। माइक कहता है कि हाँ हाँ जानता हूँ, मगर मैं कौन सा खुद जा रहा हूँ बाहर, मैं तो बस इस कीड़े को बाहर भेज रहा हूँ। फिर वो कीड़े को नीचे रख के केट से कहता है कि देखो ये
एक जानवर है, तुम इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। केट उसे कहती है तुम इतने छोटे से जानवर के लिए पूरा चैलेंज खराब कर दोगी, पागल हो गई हो तुम। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी गलती से उसका पैर उस कीड़े के ऊपर आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख वो काफी हैरान हो जाती है और माइक से कहती है ओह आई एम सॉरी, ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मगर माइक उसकी बातों का यकीन नहीं करता और एक कोने में जाके बैठ जाता है और अपना पूरा ही दिन वहाँ गुजार देता है। अब इस कमरे के असूल के मुताबिक वो अपने टाइम में सिर्फ 2 चीजें खरीद सकते थे, जो कि बाहर से आएंगी और उसके पैसे इनके पैसों में से काटे जाएंगे, जो काफी ज्यादा होंगे। इसीलिए माइक केट से कहता है कि मैं हमारी पहली चीज मंगवा रहा हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है और याद दिलाती है कि अगर हमने बाहर से कुछ मंगवाया तो याद है ना कितने सारे पैसे भरने पड़ेंगे, पूरे $1,00,000, तो प्लीज मत करो ऐसा। मगर इसके बावजूद भी माइक उसकी बात नहीं मानता और अपनी पहली चीज लेने चला जाता है, जहाँ उसे हरे रंग का चौक मिलता है, जो देख माइक कहता है ओह ये क्या मिल गया, इसे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम दीवारों पर ड्राइंग बनाकर टाइम तो पास कर ही सकता। केट जब उसे ड्राइंग बनाते हुए देखती है तो कहती है चलो मेरी ड्राइंग बनाओ। तब माइक उसकी ड्राइंग बनाने लगता है, मगर कुछ वक्त के बाद केट बोर होकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो तो ड्राइंग तब तक बनाता रहता है जब तक कि वो इस चौक को खत्म न कर देता। इस तरह से वो पूरे वॉशरूम और बाहर की दीवार पर काफी सारी ड्राइंग्स बना देता है। फिर कुछ वक्त के बाद केट माइक के पास आकर अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और अब यहाँ इनके पास अच्छी बात ये थी कि 50 में से सिर्फ अब 20 दिन ही बाकी बचे थे। अब एक सुबह केट को वॉशरूम में से एक गन मिलती है, जिसे देख दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। मगर फिर वो उसे वहाँ से उठाकर बेड के नीचे छुपा देती है, क्योंकि डिवाइस ने कहा था कि लॉन्ड्री में कपड़ों के अलावा और कोई चीज नहीं डालनी। कुछ दिन के बाद इन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें इन्हें इनकी फैमिलीज के वीडियो मैसेजेस दिखाए जाते हैं। माइक अपनी बहन का मैसेज देखता है, जो उसे बताती है कि मैं और मोम डैड बिल्कुल ठीक है, तो हमारी फिक्र मत करिएगा। अपनी बहन को देखकर माइक काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब केट को उसके डैड का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है तो एकदम वो दुखी सी हो जाती है। उसके डैड कहते हैं कि अब मैं रोड पर नहीं बल्कि घर में रह रहा हूँ। केट उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी, मगर उसके काफी कहने पर भी वीडियो नहीं रुकती, जिसके बाद वो वॉशरूम के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तो माइक आकर उसे संभालता है, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है तो केट बिस्तर से नहीं उठती, वो अभी भी सो रही थी, क्योंकि टेंशन लेने की वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। फिर जब माइक उसे ना उठने की वजह पूछता है तो वो बताती है कि मैं जज्बाती हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने डैड को काफी सालों बाद देखा था। मैंने हमेशा तुमसे झूठ बोला कि मेरे डैड नहीं है, क्योंकि मैं उनसे शर्मिंदा थी। वो बहुत शराब पीते थे और मेरे स्कूल की फीस भी नहीं भरते थे। अब माइक उसे कहता है अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हें पता है हमारे बस यहाँ 2 हफ्ते रह गए हैं। उसकी ये बात सुनकर भी केट जरा खुश नहीं होती और बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। तब उसका मूड ठीक करने के लिए नए नए तरीके वो आजमाता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो खुद ही आकर उसके साथ लेट जाता है, लेकिन इससे भी केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन वो केट से कहता है कि क्यों ना हम अपनी आखिरी बची हुई चीज को खरीद लें, ताकि थोड़ी बोरियत ही दूर हो जाए। लेकिन केट उसे ये कह के मना कर देती है कि नहीं, तुम पहले भी पैसे बर्बाद कर चुके हो वो फजूल सा चौक मंगवा कर, तो अब मत करो ऐसा, मैं और पैसों को खोना नहीं चाहती। तब ये सुन वो उदास हो जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद केट बेड से उठकर माइक के पास आती है और कहती है कि मेरी तरफ से इजाजत है, तुम दूसरी चीज मंगवा सकते हो, फिर चाहे हमारे जितनी मर्जी पैसों का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। फिर जैसे ही माइक दूसरी चीज मंगवाने के लिए स्क्रीन पर हाथ लगाता है तो फौरन ही उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद अंदर एक लड़की आती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते। जैसे वो अंदर आती है तो माइक उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है। वो बताती है कि मैं भी नहीं जानती कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, मुझे बस इस काम के पैसे मिले हैं और मुझे इस कमरे में आप लोगों के साथ सिर्फ 24 घंटे ही गुजारने हैं। केट उसे ऐसे देखकर माइक से कहती है कि तुम अपनी टी शर्ट उतार कर इसे दे दो, ताकि वो थोड़ा बहुत खुद को ढक सके। वो लड़की दीवार पर जब माइक की ड्राइंग्स देखती है तो तारीफ कर देती है, जो देख केट को गुस्सा आने लगता है। रात होने पर माइक दोनों लड़कियों को बेड पर सोने का कहता है और खुद जमीन पे जाके सो जाता है, मगर वो लड़की माइक के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जिससे केट को बहुत गुस्सा आता है और वो माइक को भी अपने साथ बेड पर ही सुला लेती है। खुद वो इन दोनों के बीच सोती है। सारी रात उसे चैन से नींद नहीं आती और उस लड़की से चिढ़ होने लगती। फिर सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि वो लड़की बेड पर नहीं है। वो सोचती है कि शायद वो चली गई, मगर जब वो वॉशरूम जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की अभी गई नहीं है, बल्कि वॉशरूम में ही है, नहा रही थी। उसने दोबारा से अपने कपड़े उतार दिए थे। अब केट ना चाहते हुए भी चुप रहती है और मजीद उसे बर्दाश्त करती रहती है। इसके बाद वो तीनों उस कमरे में यहाँ वहाँ डांस करने लगते हैं। ऐसा करने से माइक को इतना मजा आता है कि वो ख्यालों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो अपनी चारों
चारों तरफ काले रंग को देखता है, जिसकी फौरन बाद वो खुद को पानी में डूबता हुआ देखता है। यही उसे अपना छोटा भाई भी दिखता है, जिसके साथ ही पानी में डूब रहा था, जो देख वो काफी घबरा गया था। तभी फौरन वहाँ केट और वो लड़की आकर माइक को होश मिलाती है, लेकिन वो अभी भी घबराया हुआ था और रोने लगता है। बार बार वो एक ही बात कह रहा था कि प्लीज मेरे छोटे भाई को डूबने से बचा लो। तब केट उसे संभालती है और बेड पर ले जाकर सुला देती है, जिसके बाद वो लड़की केट से पूछती है कि तुम और माइक कैसे मिले थे। तब वो बताती है कि मैं और माइक बारिश में मिले थे, मेरे पास छतरी नहीं थी तो माइक ने आकर मुझे भीगने से बचाया। अब ऐसे ही बैठकर वो काफी देर तक बातें करती रहती है। कुछ वक्त के बाद माइक जाग जाता है और उस लड़की के पास जाके बैठ जाता है जहाँ इस वक्त केट नहीं थी। दोनों यहाँ अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। वो लड़की बताती है कि बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। फिर दोनों अपनी अपनी फैमिलीज के दुख एक दूसरे को बताकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं और काफी अच्छी उनकी दोस्ती हो जाती है। तब वो लड़की माइक का हाथ पकड़कर उसका मुंह ठीक करने और खुद को संभालने का कहती है। तब इतने ही देर में पीछे से केट आ जाती है और दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। ये देखकर तो उसका गुस्सा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो काफी टाइम से ही उन दोनों की नजदीकियों को बर्दाश्त कर रही थी। वो गुस्से में उस लड़की से कहती है कि तुम शुरू से ही मेरे हस्बैंड को फंसाने के चक्कर में हो और मुझसे उसे छीनना चाहती हो। ये सुन वो लड़की भी केट पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम कितनी अजीब औरत हो, अपने हस्बैंड पर जरा भी यकीन नहीं है तुम्हें, अफसोस है। अब इसके बाद दोनों की बहस बढ़ जाती है और एक दूसरे पर वो चिल्लाने लगती है। तब तंग आकर माइक इन दोनों पर चिल्लाता है और चुप होने का कहता है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। फिर अगली सुबह जब वो जागती हैं तो माइक कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा था, उसकी तबीयत खराब लग रही थी। वो लड़की भी इस कमरे से जा चुकी थी, मगर जाते जाते वो दीवार पर माइक के लिए एक मैसेज लिखी गई थी। लिखा था कि आज से पहले मुझे कभी भी किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया माइक। केट ये मैसेज माइक को दिखाकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो, मुझे भी तुम धोखा ही दे रहे थे ना। जिसमें माइक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने जो भी लिखा है वो सब झूठ है। इस कमरे में ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हम दोनों की आपस में लड़ाई हो और हम हार मान लें। मगर फिर भी केट उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्का मार देती है, जिससे माइक का सर दीवार से टकरा जाता है और उसका खून बहने लगता है। ये देख माइक को गुस्सा आ गया था, वो केट से दूर चला जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब तुम ये शहर छोड़कर चली गई थी। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम खुद को अकेला महसूस ना करो और खुश रहो, जिस वजह से मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया और तुम्हें टाइम दिया। मैंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा जब तुम टेंशन में रहती हो। और इन सब के बदले मुझे क्या मिला? तुम्हारा शक और नफरत। जो सुन केट को शर्मिंदगी होती है, वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, गुस्से में ऐसा हो गया। तभी अचानक माइक को कुछ होने लगता है, वो एकदम नीचे गिर जाता है और कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तब केट जल्दी से उसके लिए मिल्क शेक लाती है और एक तौलिए को उसके सर पे रख देती है ताकि उसका खून न बहे। जिसके बाद वो कहती है कि इस कमरे में सब कुछ दिया गया है, लेकिन मेडिकल की कोई भी सहूलत नहीं दी गई। अजीब है ना? उसके मुँह से ऐसी बात सुनकर माइक को जरा भी यकीन नहीं होता और वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी चोट की फिक्र है? क्या होता अगर गुस्से में तुम मुझे ज्यादा जख्मी कर देती? मैं तो अब तक मर भी गया होता। तुम इतनी लालची हो गई हो कि पैसों के लिए मेरी जान भी ले सकती हो। बाहर में गया ऐसा पैसा जो इंसान को इंसान की पहचान ही बुला दे। मुझे इस कमरे से नफरत हो गई है, अब मैं एक भी पल यहाँ नहीं रुकूंगा और यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तो वो उसे बाहर जाने से मना कर देती है और वो गन उठा लेती है जो उन्हें वॉशरूम से मिली थी। वो उसे माइक पर करते हुए कहती है कि अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तब माइक उसकी बात अनसुनी करके लाल बटन दबा ही देता है, जिसके बाद दरवाजा खुलता है और वो इस सफेद कमरे से बाहर निकल जाता है। अब उसके यहाँ से जाने के बाद केट अकेली पड़ के रोने लगती है और वहीं सो जाती है। फिर जब वो जागती है तो उसका दिल ही नहीं लग रहा था, वो काफी उदास थी। फिर वो माइक की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखकर उसे याद करने लगती है। अब केट के इस कमरे में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, जिसके बाद वो ये चैलेंज जीत जाती, लेकिन उसे भी क्योंकि अपनी गलती का एहसास हो गया था तो वो भी लाल बटन दबाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद हम माइक को देखते हैं जो दौड़ लगा रहा था। भागते भागते वो केट की बिल्डिंग के पास ही गुजरता है, जहाँ तभी अचानक रास्ते में वो केट से मिलता है। तब हमें पता चलता है कि उस कमरे से बाहर आने के बाद ये दोनों कई महीनों तक एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, क्योंकि इनकी नाराजगी थी। अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़कर सुलह करने का फैसला करते हैं और खाना खाने होटल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में माइक केट से पूछता है क्या तुमने वो चैलेंज पूरा कर लिया था या पहले ही लाल बटन को दबाकर तुम बाहर आ गई थी? जिस पर वो कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। कहती है मैंने वहाँ तुम्हारे साथ काफी गलत बर्ताव किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तब एक बिल्डिंग पर लिखे नोट को हम देखते हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि ये कमरा एक बहुत ही बड़े आदमी ने बनाया था, लेकिन वो कौन था ये पता नहीं चल पाता। लेकिन उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि लालच इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि लालच हमेशा बुराई की तरफ ले जाता है, जिसमें हम अपने किसी खास को भी खो सकते हैं। जिसे कुछ वक्त के लिए माइक और केट ने एक दूसरे को खो दिया था। उस आदमी का इस कमरे को बनाने का ये मकसद हो सकता है कि इंसान को लालच देकर सुधारा जाए, क्योंकि जब इंसान यहाँ साथ वक्त गुजारेंगे तो उनके अंदर की भी बहुत सी बातें बाहर आएंगी। फिर जब लालच का पर्दा उनकी आंखों पर से हटेगा, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तो वो इसे सीख लेंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। इसके बाद हमें कपल को उसी कमरे में देखते हैं जो केट और माइक की ही तरह इस चैलेंज को पूरा करने आए थे। वो दोनों भी बिल्कुल वैसे ही खुश थे जैसे केट और माइक यहाँ आके खुश थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे, या उन दोनों की ही तरह हार मान के खाली हाथ जाएंगे, या फिर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। इसी सवाल के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।